तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है आपके पास प्रेशर इन फ्लूइड्स, और साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और अगर देखते हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि यार जब भी देखें तो मेरे वीडियो को सीरियल नंबर वाइज देखें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, सर आपने ये चैप्टर नहीं कराया, ये चैप्टर नहीं करवाया, ये चैप्टर अपलोड कर दीजिए, जबकि वो चैप्टर ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अब बात आती है यहाँ पे कि आपको कैसे पता चलेगा। यार आप लोगों को हमेशा जो विजिट करना होता है, क्योंकि मेरे चैनल पे उतने ज़्यादा भी ऑडियंस है नहीं, सब्सक्राइबर्स है नहीं, तो जब आप सर्च करते हो तब भी आपके पास टॉप पे नहीं आएगा और ना ही कहीं नीचे देखने को मिलता है। मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ से कि मेरे नहीं आते हैं, क्योंकि मैं टैग वगैरह ज़्यादा उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल दे नहीं पा रहा हूँ टाइम। बट ठीक है, आप लोगों को जो मिल सकता है उसके लिए चैनल पे विजिट करने के बाद आपको सीधा प्लेलिस्ट पे जाना है। क्लास 9th RS अग्रवाल ICSE बोर्ड, क्लास 10th RS अग्रवाल ICSE बोर्ड, इस तरीके से मैंने कैटेगराइज कर रखा है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में एक बार ढूंढ लीजिए, अगर मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं मिलता तब आप कमेंट करके बताइए कि सर ऐसी ऐसी बात है, सो नहीं है चैप्टर हमें दे दीजिए, तो आपको फिर वहाँ पे हम उसको अपलोड कर देंगे। और बेसिकली आपके पास 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स के सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। समझ में आती है ना बात? चलिए, अब हम फिजिक्स पे आ चुके हैं और ऑलरेडी मैंने आपको 2-3 चैप्टर, मेरे हिसाब से 4 चैप्टर करवा दिए हैं फिजिक्स के भी। अब बात आती है, बच्चे फिर भी कह रहे हैं सर लाइट वाले चैप्टर करवाइए, जबकि लाइट वाला चैप्टर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। और कह रहे थे कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर करवा रहे, इलेक्ट्रिसिटी का भी चैप्टर करा दिया। मैग्नेटिज्म कह रहे थे, मैग्नेटिज्म भी करा दिया। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसको मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो जब तक आप एक बार चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट को चेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास ऑडियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है कि तुरंत टॉप पे आ जाएगा सर्च लिस्ट में। तो ऐसा ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। आप लोगों को जाना है प्लेलिस्ट पे, फिर चेक करना है और काम कर लेना है। तो चलिए, अपना जो प्रेशर इन फ्लूइड्स वाला है, बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप इसको स्टार्टिंग टू एंड तक देखते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि इससे अच्छे एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर एक चीज आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, एवरीथिंग A to Z, छोटी से छोटी चीजें आपको बताकर आगे लेकर जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्लूइड से। जी हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लूइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिसको फ्लूइड समझ में आया उसको प्रेशर इन फ्लूइड समझ में आएगा। तो सबसे पहले फ्लूइड्स की बात करते हैं। वह आपके पास विच कैन फ्लो, तो कोई भी ऐसी चीज हो जो फ्लो कर सकता हो, है ना। फ्लो मतलब बह जाना, हमने यहाँ छोड़ दिया तो बह जाता है ना। जैसे आपने सुना होगा कि एयर फ्लोज करते हैं ना, लिक्विड फ्लो करते हैं, बहते हैं। नदी में पानी देखा है ना, रिवर में, है ना, तो वो कहानी आपके पास फ्लो करते हैं। तो वही चीज है, जो भी चीजें फ्लो करती है उसको हम क्या कह सकते हैं, आपके पास फ्लूइड्स हैं। इसके अंडर में जनरली आपके पास लिक्विड्स और गैसेस आएंगे। क्या आएंगे आपके पास? लिक्विड्स एंड गैसेस। तो कोई सा भी लिक्विड्स हो उसे हम फ्लूइड कह सकते हैं, कोई सा भी गैस हो हम उसे क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे की कहानी की बात करते हैं। सर सॉलिड क्या इसके अंदर आ सकता है? तो नहीं, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। जैसे ये मेरे पास बॉटल है, सॉलिड के अंदर लिक्विड, इसको ये लेते ही नहीं। जैसे ये मेरा मोबाइल है ना, सॉलिड के फॉर्म में है। जैसे मैंने इस मोबाइल को यहाँ पे रखा तो ये आपस में यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे मैं हाथ में लिक्विड रखूंगा, आपको पता है पानी रखा मैंने, वाटर रखा, ये फ्लो करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये कहानी रहती है आपके पास फ्लूइड्स की। ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, बट ठीक है, हमने बता दिया आपको। थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आप लोगों को, ताकि आगे जब के मैं यूज़ करूं तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ में आती है ना बात? ठीक है ना। तो सॉलिड के पास जो रहता है आपके पास फिक्स्ड शेप रहता है, फिक्स्ड शेप रहता है, और आपके पास फिक्स्ड वॉल्यूम रहते हैं, और आपके पास फिक्स्ड वॉल्यूम रहेंगे, ठीक है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम भी रहेंगे। और जो लिक्विड के पास रहता है फिक्स्ड शेप नहीं रहता है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। गैस के पास दोनों ही नहीं रहते हैं। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे हम। सिंपल से एग्जांपल, जैसे मोबाइल है मेरे पास,
ये कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है जहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ, है ना मोबाइल। तो मोबाइल का खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो गया। अच्छा, इसका शेप यही रहेगा, है ना, 4 दिन बाद आकर भी देखूंगा तो ये ऐसा ही रहेगा। तो इसका जो आपके पास शेप रहेगा वो क्या है, फिक्स है। इसको मैं यहाँ रखूँ, दूसरे रूम में रख दूँ, किसी बुक्स के ऊपर रख दूँ, कहीं और रख दूँ, तो इसका शेप ये फिक्स रहेगा। मतलब फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम है। समझ में आ गई बात। लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो इसका शेप जो फिक्स नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल इस बॉटल में मेरे पास इतना पानी है और इसका शेप देखिए इसी का शेप का है। मैंने एक ट्रायंगुलर सा कोई सा भी बॉटल ले लिया या फिर किसी और शेप का बॉटल ले लिया जिसमें मैं इस वाटर को उसमें डाल दूंगा तो आपको पता चलेगा कि वही शेप आ जाएगा इस वाटर का भी। आगे की बात करते हैं। तो फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे है सर? तो वॉल्यूम का मतलब ये है कि जितना स्पेस यहाँ ले रही है उतना ही स्पेस आपके दूसरे बॉटल में भी लेने वाला है। समझ में आते हैं? मतलब इसका 100 ml है तो वहाँ पे आपके पास 100 ml का ही एक पॉइंट को वो छूने वाला है। तो इसीलिए इसका जो वॉल्यूम रहता है वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ना इसका कोई शेप है ना ही इसका कोई वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा इनका क्या रहता है, लिक्विड का, लिक्विड क्या करते हैं जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं उसी का शेप ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है, इसीलिए शेप इसका फिक्स नहीं है। अच्छा, इन दोनों का शेप का वही कहानी, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी का शेप ले लेगा, है ना, लेकिन इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहेगा ऑफकोर्स, और वॉल्यूम भी इसका फिक्स नहीं रहता है। एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। अगर आपके पास ये जो हमारे पास रूम है ना, जहाँ पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तो इस पूरे रूम में हमारे पास एयर है, और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करूँगा, तो अगर मैं 10 मीटर भी लेता हूँ लेंथ ब्रेथ और हाइट लेता हूँ लेट से, तो मेरे पास 1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। 1000 मीटर क्यूब आ जाएगा मेरे पास। समझ में आ रहे हैं बात? 1000 मीटर क्यूब आ जाएगा। और 1 मीटर क्यूब में आपको लीटर के टर्म में समझाने की कोशिश करते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो यहाँ पे रखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, इतना लीटर आ जाएगा। मतलब मेरे इस कमरे में 10 बाई 10 10 का है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट 10 10 है अगर तीनों की, तो मेरे पास इतना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख लीटर एयर यहाँ पे रखा है। 10 लाख लीटर एयर यहाँ पे रखा हुआ है। अब समझ सकते हैं चीज़ों को कि किस तरीके से मैं यहाँ पे कैसे रख सकता हूँ। अब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आप लोगों को कि यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे 10 मीटर की बात कही है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। 10-10 मीटर की लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तो उसमें मैं 10 लाख लीटर किसी भी चीज़ का वॉल्यूम रख सकता हूँ। तो हमारे पास जो एयर है यहाँ पे 10 लाख लीटर रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इन पूरे एयर को कंप्रेस कर दूं ना, तो ये जो छोटा सा बॉटल दिख रहा है ना मेरे पास, इसके अंदर सारा का सारा आ जाएगा, है ना। इतने में रखूँ तो वहाँ पे भी आ जाएगा, बिकॉज गैसेस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। तो अगर मैं कंप्रेसिबल की बात करता हूँ तो सॉलिड नहीं होते हैं, लिक्विड नहीं होते हैं, लेकिन गैस होते हैं। कंप्रेसिबल की जब हम बात करते हैं तो सॉलिड नहीं होते हैं, लिक्विड नहीं होते हैं, लेकिन गैस कंप्रेसिबल होते हैं। और यही रीज़न है कि हमारे घरों में आप लोगों ने एलपीजी सिलेंडर देखा होगा, उसके अंदर 14.2 kg के आसपास रहता है, लेकिन जब हम उसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा। अंदर अगर आपने देखा हो, नोटिस किया हो, तो अंदर आप जनरली नोटिस करेंगे उसके अंदर लिक्विड भरा है, बट एक्चुअल में वो लिक्विड नहीं है, वो गैस है। अब गैस को क्या गया है, कंप्रेस किया गया है। तो गैस से कंप्रेस करते तो उसके पार्टिकल्स क्या रहते हैं, पास पास आते जाते हैं, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर इनके पार्टिकल्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो सॉलिड के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, लिक्विड के थोड़े से कम क्लोज होते हैं, और गैस के बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे वो बने हुए रहते हैं एटम्स उनके, है ना। और यही रीज़न है कि इनमें आपके पास डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में कुछ आइडिया मिल गया होगा, है ना। अब हम आगे बात करते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में जाके, एक एवरेज आइडिया दे दिया आप लोगों को, तो आपको पता चल गया होगा क्या है ये। अब हम बात करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स की। तो प्रेशर की क्या कहानी है, उस चीज़ को समझने के लिए भी हमें दो छोटे छोटे टर्म को समझने पड़ेंगे। एक ही समझ लीजिए, एक तरीके से जिसे हम बोलते हैं थ्रस्ट, ठीक है ना। एक थ्रस्ट समझेंगे और साथ ही यहीं पे हम समझा देंगे आपको अप थ्रस्ट। क्या समझा देंगे हम यहाँ पे, अप थ्रस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है, और जब हमें प्रेशर पता चलेगा फिर अभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हमें आज प्रेशर के बारे में ही सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम थ्रस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी शेप का कोई सा भी कंटेनर है, लाइक मेरे पास अगर ये बॉटल है जिसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है ना, वाटर है इसके अंदर, तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, ये जो वाटर है ना,
एक थ्रस्ट एक्सर्ट कर रहा है। एक्सर्ट मतलब लगाना और थ्रस्ट का मतलब सिंपल सा एक फोर्स है ना, टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो थ्रस्ट का मतलब सिंपल आपको क्या समझना है, एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, थ्रस्ट का मतलब फोर्स है, लेकिन कौन सा फोर्स है, तो जो लिक्विड है, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वह अपने सरफेस पे जिस पे उनको रखा गया है उस पे एक फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, तो ये इसका बॉटम पोर्शन है, ये वाला अच्छे से देख लीजिए। तो ये वाटर यहाँ रखा है, तो वाटर अपने वेट की वजह से नीचे के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स को हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। लेकिन आप लोगों ने एक चीज और नोटिस किया होगा कि अगर मेरे पास ये मार्कर है या फिर मान लीजिए मेरे पास क्या है, मोबाइल है, तो मोबाइल को अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये नीचे चला गया, लाइक दिस, है ना, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यही मेरे पास लिक्विड होता और अगर मैं ऐसे छोड़ता तो ये धीरे धीरे ऐसे करके जाता है, ऐसे करके जाता है और बड़े ही स्लो मोशन में आप ऑब्जर्व कर पाते हैं इसको। अब बात आती है यहाँ पे ऐसा हो क्यों रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास क्या है, आपके पास कंटेनर में या फिर किसी भी सेब के कंटेनर में बेसिकली लिक्विड्स रखे हुए हैं, है ना। हमने मोबाइल को यहाँ पे छोड़ा तो ये बहुत ही जल्दी नीचे चला गया, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे छोड़ा तो ये स्लो जा रहा है। यहाँ पे आपके पास फास्ट नीचे आ रहा है, यहाँ पे आपके पास स्लो आ रहा है। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि सर हमने यहाँ पे मीडियम को चेंज कर दिया है। यहाँ पे एयर था मीडियम और यहाँ पे क्या है आपके पास मीडियम के तौर पे, तो यहाँ पे मीडियम के तौर पे आपके पास लिक्विड है। अब क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, काफ़ी फार अवे होते हैं, लेकिन लिक्विड के क्या होते हैं, उससे क्लोज होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब ऊपर से हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मोबाइल है, नीचे आ रहा है, तो ये जो चीज़ है ऊपर की तरफ मतलब रोकने की कोशिश कर रहा है। कौन, इनके पार्टिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स, है ना, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, जिसे हम अप थ्रस्ट कहेंगे। देखिए थ्रस्ट मतलब लिक्विड नीचे के बॉटम पे कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, और अप थ्रस्ट का मतलब ये हो गया कि ये जो हमारे पास लिक्विड है इस वाले वाटर को ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो अप थ्रस्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि थ्रस्ट क्या है और अप थ्रस्ट क्या है, समझ में आती बात। अब बात करेंगे हम प्रेशर की, उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये फोर्स है तो इसके अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे, जी हाँ, अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा न्यूटन। क्या, न्यूटन, जो छोटी क्लासों में आपको बताया जाता है। उसके बाद इसकी अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो वो होता है आपके पास डाइन, DYNE, डाइन, है ना, चुड़ैल वाली डाइन नहीं है यहाँ पे, समझ में आती है बात, ठीक है, DYNE, है ना। चलिए, और 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होता है। डाइन एक छोटी यूनिट है, जैसे मीटर ऐसा यूनिट है और सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है। आपको ये फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया गया है, समझ में आती है ना बात। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर 5 डाइन होता है। तो वैसे मीटर है, मीटर बड़ी यूनिट है, तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को हमेशा ही पता होनी चाहिए। गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं हम। अब थ्रस्ट सेम ही रहेगा। अच्छा, ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी अब ये जो थ्रस्ट है वो भी आपके पास क्या निकलने वाला है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, सिंबल उम्बल। तो जनरली आपको क्या पता होने चाहिए हर एक। अच्छा, अगर आप इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे अगर फर्स्ट चैप्टर से, तो MLT-2 जो पहले निकल कर आता था फोर्स का वही रहेगा, कुछ भी अलग नहीं रहेगा। मतलब जितने भी आपके पास नए टर्म्स आते हैं फिजिक्स में, उसमें आपको क्या क्या पता होने चाहिए, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या है, उसकी सीजीएस यूनिट क्या है, समझ में आते हैं ना बात। और वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आइए आगे की बात कर लेते हैं हम प्रेशर की। अब देखिए प्रेशर के बारे में समझने के लिए हमें थ्रस्ट समझना था, वो हमने समझ लिया है। अब चलिए हम प्रेशर को समझते हैं। तो प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, है ना, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने कितना फोर्स लगाया और कितने एरिया में लगाया, आपने कितना फोर्स लगाया और कितने एरिया में लगाया, इस चीज़ को मैटर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, इस मार्कर को लिया, ये मेरा हाथ है और मैंने ऐसे यहाँ पे फोर्स लगाया, तो मैंने फोर्स तो लगाया इस डायरेक्शन में, तो मैं प्रेशर तब कहूँगा जब कितना फोर्स लगाया और कितने एरिया में। एरिया मतलब सिर्फ इतना ही एरिया में लगाया, यहाँ पे देख लीजिए। अब पूरे हाथ का एरिया हम नहीं लेंगे, जहाँ पे हम लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया का मतलब ये है जितने एरिया में आप फोर्स लगा रहे हैं सिर्फ उसी एरिया को आपको कंसिडर
करना है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अगर हम इसके ऐसा यूनिट वगैरह की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट में आपको यहाँ पे जो देखने को मिलने वाला है वो आपके पास न्यूटन, जनरली पास्कल कहते हैं, है ना, पीए से रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल को, पीए, या फिर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसको कह देते हैं, क्योंकि इसका तो न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? गॉट इट। चलिए आगे की बात करते हैं हम सीजीएस यूनिट की। तो न्यूटन का तो डाइन होता है और मीटर का सेंटीमीटर, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी आपके पास सीजीएस यूनिट निकल कर आ जाएगी। और ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे समझ में आ गई बात? ठीक है, डन है। चलिए आगे की हम बात करेंगे तो आपको सिंपली कुछ चीज़ों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को समझिएगा। अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है कि भाई साहब थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। देखिए थोड़ा सा मैं टाइम जरूर ले लूँगा आप लोगों का, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोगों की क्लियर जरूर करवा दूंगा। तो आगे जो हमारे पास टॉपिक भी है वो यही है। अच्छा, हम जो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रेशर की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, हम बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करेंगे। अब देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब है, क्योंकि आगे आप जाओगे तो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर के नाम बारे में भी आप पढ़ोगे ना हायर क्लासेस, जनरली 11th 12th में, तभी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या मतलब है? जैसे ये मेरे पास बॉटल है, इसके अंदर लिक्विड है ना, बॉटल है, इसके अंदर लिक्विड है। हम अभी अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड है वो रेस्ट पे है, जो कि अभी लग नहीं रहा, मुझे हिल रहा है हाथ ना, इसीलिए वो थोड़ा सा हिल रहा है, बट ठीक है। आप मान लीजिए कि वाटर क्या है, रेस्ट पे है। तो हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है ना। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है। और यहाँ पे जो वाटर रिप्रेजेंट करता है अपनी पूरी फैमिली को, मतलब लिक्विड वाली फैमिली को करता है। तो लिक्विड कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, फ्लूइड के बारे में कह लीजिए एक तरीके से, फ्लूइड कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा एट रेस्ट, उसे हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। समझ में आ गई ना बात? सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। समझ में आ गई बात कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है क्या एक्चुअल में। चलिए आगे की बात करेंगे हम। अब इसी में हमें एक प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसके बारे में समझने की ज़रूरत है। तो आइए एक बार इनके फटाफट रजिस्टर, नोटबुक साथ, पेन को साथ में रखिए और फटाफट नोट्स बनाने शुरू कर देने आप लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आज भी देखा वीडियो दोबारा भी देखने की जरूरत पड़ रही है। समझ में आ रही है ना बात? दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नोट्स ऐसे बनाओ कि बाद में जब तुम पढ़ो तो तुरंत ही समझ में आ जाए आपको सारी चीज़ें। आइए हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। एक तो आपके पास डेंसिटी के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम जनरली पहले ही आपको सारे टर्म्स के बारे में क्लियर कराएंगे। वॉल्यूम को हम जनरली वी से रिप्रेजेंट करेंगे और डेंसिटी को हम यहाँ पे रो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रो कहा जाता है, RHO, इस सिंबल का रो है। जैसे इस वाले सिंबल का नाम थीटा है ना, उसी तरह से इस सिंबल का नाम रो है। इस थीटा का हम यूज़ करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप लोगों ने डेंसिटी के बारे में पहले ही पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको सिंपल एक लैंग्वेज में बताता हूँ। डेंसिटी इज डिफाइंड मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि किसी भी बॉडी का उसका मास क्या है और उसी की वॉल्यूम क्या है, उससे हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। दूसरा, वॉल्यूम जो डिफाइन किया जाता है हमेशा अगर वॉल्यूम जो होता है हमेशा 2D का नहीं होता, वो 3D का होता है। तो 3D में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, आपको तीनों चीज़ देखने को मिलते हैं। तो उसमें हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट, ठीक है ना। बट अलग अलग शेप आते हैं तो उसके अलग अलग वॉल्यूम के फॉर्मूले निकल कर आ जाते हैं। तो जनरली लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होता है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस, और इंटू में हाइट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ बेस हमेशा चेंज होता रहेगा और हाइट से मल्टीप्लाई होता रहेगा और आपको उसका वॉल्यूम मिलता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास मान लेते हैं एक बॉक्स है, तो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, तो एरिया ऑफ बेस का मतलब रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और उसको जब आपने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल गया। सिमिलरली अगर आपके पास एक सिलेंडर है
और सिलेंडर का बेस क्या है आपके पास, एक सर्कुलर है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इनटू में अगर आपने इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो पाई आर स्क्वायर एच आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, तो जनरली मैं आप यहाँ पे जो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ वो है आपके पास एरिया इनटू में हाइट, और कुछ नहीं। हाइट की जगह कई बार लेंथ लिखा हुआ रहता है, तो घबराना नहीं है, बात एक ही है, हाइट की बात की जाती है, वहाँ पे लेंथ और हाइट दोनों वहाँ पे एक तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। तो आपने डेंसिटी समझ लिया, वॉल्यूम समझ लिया, है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को मैं एक प्रेशर का एक फॉर्मूला निकाल कर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस जो टॉपिक का नाम रहेगा प्रेशर एक्जेक्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, तो यहाँ पे हैशटैग लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड कॉलम, कि एक लिक्विड का कोई सा कॉलम होगा उसमें प्रेशर कितना लग रहा होगा। चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। आइए समझते हैं। प्रेशर एक्जेक्टेड बाय लिक्विड कॉलम का मतलब ये है कि मान लेते हैं अगर आपके पास एक कंटेनर है और इसमें वाटर जो है वो कहाँ तक भरा हुआ है, आपके पास यहाँ तक भरा हुआ है, इस वाले हाइट तक भरा हुआ है, इस वाले हाइट तक भरा हुआ आपके पास, एच हाइट तक। तो हम एक चीज़ और बता देते हो, सिंपल सी बात है, प्रेशर का कंसेप्ट है, प्रेशर का फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, ये आपके पास वाटर का सरफेस है, तो वाटर के सरफेस से आपके पास इतने हाइट तक हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट P पे हम प्रेशर, या फिर पॉइंट X पे हम प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट की हाइट कितनी है वाटर के सरफेस से, रिमेंबर वाटर के सरफेस से कितनी ज़्यादा हाइट है। समझ में आ जाती है बात। तो यही चीज़ है आपके पास, जो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है कि हमें कभी यहाँ निकालने के लिए दे दिया जा सकता है, कभी यहाँ पे निकालने के लिए दे दिया जा सकता है, कभी यहाँ पे कहीं यहाँ, इन हर एक जगह पे आपको क्या दिया जा सकता है, प्रेशर निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। ओके, तो आगे की बात करते हैं हम, प्रेशर के बारे में थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को। और यहाँ पे आपको पता ही है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो थ्रस्ट होता है, थ्रस्ट बोले तो फोर्स की बात करेंगे हम, ये काइंड का फोर्स होता है, और पर यूनिट में एरिया। समझ में आ गई बात। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इस वाले बॉडी का क्या ये जो वाटर होंगे इसका खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, जिसको हमने m से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, आपको ऑलरेडी पता है कि कोई सा भी बॉडी हो अगर उसका खुद का कुछ ना कुछ मास है तो वो नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे के डायरेक्शन में, स्मॉल जी की वजह से नीचे के डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स एग्जिट करता है, वेट लगाता है, जो कि होता है m इंटू में g, है ना। वैसे जनरली फोर्स का जो फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है, आपको पता है, लेकिन एक्सेलरेशन इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फोर्स हो रहा होता है वो आ जाता है आपके पास m इंटू में g। तो आप यहाँ पे ऐसे करके दिखाएंगे, ये बॉडी का बोले तो वाटर का नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, चलिए अंदर दिखा देते हैं, वो आपके पास क्या रहेगा, m इंटू में g रहेगा। तो फोर्स के जगह पे आप m इंटू में g लिखेंगे और नीचे में आपके पास क्या है, एरिया है। चलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा m को रिप्लेस करना है, डेंसिटी के टर्म में लाना है। तो हम कंसिडर करेंगे ये जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी क्या है, रो है। या आप स्टार्टिंग से इनको आपको एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है, लेट अ सिलेंड्रिकल कंटेनर इन विच लिक्विड इज कंटेंट इन इट अप टू हाइट h, कुछ इस टाइप से। उसके बाद लेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो and the mass of the liquid is m and it is exerting a force downward that is mg, है ना, एंड द एरिया ऑफ द बेस इज a। तो इस टाइप से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला ये निकल कर आ जाता है। अब इसमें हमें m को रिप्लेस करना है और इसको डेंसिटी के टर्म में लाना है, जो कि हमें यहाँ से पहले से ही पता है कि रो बोले तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मास का फॉर्मूला ये और ये मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, तो रो इंटू में वॉल्यूम आ जाता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा इसके जगह पे रो इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी और अपॉन में ए। घबराना नहीं है, आराम से प्यार से आराम से देखिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम को यहाँ से रिप्लेस करना है। आपको वॉल्यूम पता ही नहीं रहेगा उस टाइम पे, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए एरिया इंटू में हाइट, क्योंकि हाइट यहाँ पे लाना है।
तो प्रेशर जो है आपके पास वो क्या आ जाएगा, रो ऐसे ही रखता हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना रहेगा, एरिया इंटू में हाइट, एरिया इंटू में हाइट, और ए इंटू में क्या रहेगा जी, और डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा आपके पास एरिया। बताइए किसी तरह की यहाँ से प्रॉब्लम, एरिया से एरिया को आप क्या कीजिए, उड़ा दीजिए, और प्रेशर का जो फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा आपके पास वो रहेगा एच रो जी। जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखिए ये रो है और ये पी है, प्रेशर है, बोथ आर डिफरेंट, चीज़ों को समझना है। एक ही में सेम ऐसे आइडेंटिकल टाइप के सिंबल यूज हैं, बट ये थोड़ा सा उल्टा ऐसे है थोड़ा सा। तो प्रेशर देखिए H पहले लिखा, फिर रो लिखा, फिर G लिखा, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, ए मल्टीप्लाई में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला निकल कर आया वो फाइनल वाला आपके पास ये रहेगा, और इसी फॉर्मूले के बेस्ड पे आपके पास न्यूमेरिकल्स भी दिए जाते हैं। समझ में आती है ना बात, समझ में आती है ना बात। तो ये कहानी है आपके पास। अब चलिए आगे की बात करेंगे हम यहाँ पे थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी, चीज़ों को समझाएंगे हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी गिवन है आपके बुक में, और इनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड। मतलब ये जो प्रेशर है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर है ना। इस वाले प्रेशर को कौन कौन इफेक्ट कर रहा है, जो हमारे पास लिक्विड कॉलम जो है वो लगा रहा है। तो चीज़ों को आपको समझना है। यहाँ पे जो प्रेशर वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है हाइट पे, प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है स्मॉल जी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। यहाँ से हमें पता चला कि यार प्रेशर जो है ना वो हाइट पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास प्रेशर होगा। डायरेक्टली डिपेंड करने का मतलब यही होता है। ये तीनों वैल्यूज आपके पास न्यूमरेटर में है तो डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर कोई डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो इनवर्सली डिपेंड करता है, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके पास अगर हाइट बढ़ता है, हाइट बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम डेप्थ की बात करेंगे। पानी के आप जितना ज़्यादा नीचे चलते चले जाएंगे मतलब आप हाइट बढ़ा रहे हैं। सरफेस से मैंने बोला था हाइट आपको लेना है। अगर मैं इसी कंटेनर की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे बात करता हूँ लेट से एक्स पे, और यहाँ पे एक पॉइंट की बात करता हूँ लेट से वाई पे, तो वाई का जो प्रेशर होगा वो ग्रेटर होगा देन एक्स पे जो प्रेशर हो रहा होगा। चीज़ों को आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हमने डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो फिक्स है। क्या लिक्विड हमने चेंज किया? नहीं। जो इतनी जिसकी डेंसिटी होगी वो भी इस केस में वही रहेगा, इस केस में वही रहेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेसिकली। तो ये चीज तो आपके पास फिक्स है दोनों चीज। तो चेंज किस में कर रहा हूं मैं फिलहाल? हाइट पे। तो हाइट जो है आपके पास इस केस में कम है, ये देख लीजिए, और इस केस में ज्यादा है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा लगेंगे और यहाँ पे जो प्रेशर है वो कम लगेंगे। इसके अभी हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं, इसके कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, इसके कुछ इफेक्ट्स देख लेंगे, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि हाँ यार प्रेशर जो है वो डेप्थ के केस में ज़्यादा लगता है और कम नहीं लगता है। कम लगेंगे जब हाइट इसकी कम रहेगी, जब डेप्थ इसकी कम रहेगी। मतलब अगर आप समुद्र में गए और सरफेस पर रहे तब तो आपके पास प्रेशर नॉर्मली लगेगा, लेकिन कम ही लगेगा। जैसे जैसे आप डीप पे चलते चले जाएंगे बढ़ जाएगा प्रेशर, और आपकी बॉडी के नसें जो हैं, वेंस जो हैं, आर्टरीज जो हैं वो फटने को हो जाएंगे। आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो फटने को हो जाएंगे। इतने ज़्यादा आपके बॉडी के ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा बाय वाटर, बाय लिक्विड बेसिकली। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि हमारे पास हाइट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा डेंसिटी, अगर आपके पास लिक्विड है, अगर वाटर है और एक शहद ले लेते हैं, हनी ले लेते हैं, अगर दोनों को सेम क्वांटिटी सेम वॉल्यूम रख दें भैया गजब हो जाएगा। क्या लगेगा? हनी से जो शहद है उससे आपको प्रेशर ज़्यादा लगेगा। मतलब मान लेते हैं कि आपके पास 10 मीटर अंदर गए आप पानी के, ये वाला जो हाइट है हमने 10 मीटर फिक्स कर दिया, और एक बार हमने वाटर में रखा आपको और एक बार लिक्विड में, और यहाँ पे आप नीचे में 10 मीटर के अंदर में। तो जिस केस में आपको शहद में रखा गया है ना, शहद में हनी के अंदर, आपको ज़्यादा प्रेशर फील होगा, है ना। आपको यूँ लगेगा बॉडी तोड़ दिया गया है। आगे की बात करते हैं हम प्रेशर की, जिसमें हमारे पास जी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है, ये जो हमारे पास फ्लूइड है उसका मास m है ना। डेंसिटी, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसे एक्ट करता है? फोर्स पे। फोर्स क्या होगा? जी अगर बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या लगेगा? जी ज़्यादा लगेगा, मतलब नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जी के बढ़ाते ही।
समझ में आ जाते हैं ना। और फोर्स बढ़ गया तो बस भैया प्रेशर बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया, सीधी सी बात है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ने के साथ साथ हमारे ऊपर जो प्रेशर लगता है नीचे के बॉटम में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। समझ में आ गई इतनी बात। तो आपको एक ये चीज़ समझ में आ गया कि किस तरह से हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एग्जर्ट करता है। आगे की बात करते हैं हम। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फैक्टर आता है, यहाँ पे आपको मैंने 3 फैक्टर बता दिए, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों पे ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। मतलब तीनों में से कुछ भी बढ़ गया तो आपके पास प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। आगे की बात करते हैं हम चौथे की, और वो है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आती है ना बात। ये आपके पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको हम जनरली PA से रिप्रेजेंट करते हैं, P और नीचे लिख देते हैं A, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर है बट विच वन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, स्पेशली कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हैं। समझ में आ जाती है ना बात, ठीक है ना। चलिए अब बात आती है कि ये कैसे इफेक्ट करता है किसी भी लिक्विड, जब प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था किसी भी बॉडी पे बॉटम पे, तो कम ज़्यादा कैसे करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए मुझे पता था आप लोगों को मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है जो कि यहाँ पे है, तो इधर से इधर कहीं हवा डोल रहा है, भाई हवा, एयर है यहाँ पे। अब ये जो एयर होता है ना, इसके ऊपर नीचे के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स लगा ही रहा है और इतना एरिया पे लगा रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो हमने कह दिया उसका प्रेशर है। मतलब यहाँ से आपके पास लिक्विड क्या करता है, प्रेशर लगाता है और नीचे की तरफ इसको धकेलता है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हवा इतना लाइट वेट है, कहाँ इस पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो मुझे पता था आप लोग उतने ज़्यादा अच्छे से यकीन करोगे नहीं, इसलिए मैंने पहले से ही एक जुगाड़ कर रखा है। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, है ना। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा मैंने बॉटल लिया हुआ है, और आप लोगों को यहाँ पे फिलहाल देख के लग रहा होगा कि इसमें कहीं पे भी होल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है ना, बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। बट एक्चुअली मैंने इसमें होल कर रखा है और इसमें से पानी जो बाहर नहीं आ रहा है। जी हाँ, पानी इसमें से बाहर नहीं आ रहा है। अब पानी क्यों बाहर नहीं आ रहा है उस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए हमने आपको यहाँ पे बोला कि अगर हमने यहाँ पे होल कर दिया है, लेट से यहाँ पे हमने पानी को होल कर दिया, यहाँ पे बाहर निकलने देते हैं। अगर मैं यहाँ से ढक्कन बंद कर दूंगा ना तो ये पानी बाहर नहीं निकलेगा, बेशक होल खोला रहे। अब बात आती है क्यों, क्योंकि यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा ही नहीं रहा। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक मतलब जो एयर है वो प्रेशर लगा ही नहीं रहा। मतलब कहीं ना कहीं अगर लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर, वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा होल कर रखा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा बहुत एयर जा रहा है, इसलिए वहाँ पे एक आधे बूंद जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं इसमें से। बट अगर मैं इसको खोल देता हूं तो आपको फील होगा, तो अच्छे से नोटिस कीजिएगा। मैं यहाँ पे ढक्कन खोल रहा हूँ, देख लीजिए आप लोगों के सामने, और यहाँ पे देखिएगा वाटर कैसे निकलेगा। अब ये देखिए, दिख रहा है, ये देखिए, मज़ा आ रहा है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए पानी निकल रहा है ना, पूरा ढक्कन खोला भी नहीं है अभी बाहर, और पानी जो आपके पास क्या है यहाँ पे निकल रहा है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मेनली मैंने जब यहाँ पे ढक्कन खोला तो क्या हुआ, यहाँ पे एयर क्या गए, घुस गए, एयर घुस गया, तो उसने यहाँ पे लेवल पे वाटर के जितने भी लेवल थे उस पर क्या करा, प्रेशर एग्जर्ट करने लग गया। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। किस में, प्रेशर के केस में। जब भी आपके पास प्रेशर लिक्विड पे लगा रहा होता है किसी भी हाइट पे, किसी कॉलम पे, तो हमें वहाँ पे इफेक्ट करता है कौन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए किसी तरह की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास बैरोमीटर नाम का एक डिवाइस आता है। कौन मेजर करता है इसको, बैरोमीटर, है ना, मेजर्ड बाय बैरोमीटर। और जो हमारे पास लिक्विड का जो प्रेशर मेजर करने का रहता है उस डिवाइस का नाम है मैनोमीटर। तो आपके पास दो यहाँ पे मैंने डिवाइस बता दिए जिससे हम एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, और ये जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड होते हैं जनरली, उसका हम प्रेशर मेजर करते हैं मैनोमीटर से। तो आप लोगों को चीज़ें ना बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस तरीके से करता है। और अब हमारे पास आ जाते हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस कि इनके रिजल्ट्स क्या हैं, क्या हमें कहीं पे इसका जो यूज़ है वो देखने को मिलता है। देखिए यूज़ में एप्लीकेशन की और ज़्यादा डिटेल में हम आगे बात करेंगे, हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो। बट फिलहाल अभी ख़त्म नहीं कर रहे हम इस वीडियो को, यहाँ पे हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक है, क्या
प्रेशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ, इसमें यार लिक्विड गिर गया बुक, आई मीन पानी गिर गया बुक में। चलिए, तो क्या जो प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या सिर्फ बॉटम में प्रेशर लगाता है? नहीं, हमने आपको अपवर्ड का भी बताया। किसी भी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट है तो ऊपर की तरफ भी ये क्या करता है, फोर्स लगाता है, जिसको हम अपथ्रस्ट के नाम से जानते हैं। नीचे वाला थ्रस्ट, ऊपर वाला अपथ्रस्ट। बट बात आती है क्या सिर्फ ऊपर और नीचे फोर्स लगाता है? तो फिर से हमारा जवाब होगा नहीं। यहाँ इसे आप लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे, या फिर फ्लूइड को बेसिकली, नॉट लिक्विड ओनली, जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो हर डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, हर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसका मतलब ये है कि नीचे के डायरेक्शन में नहीं, इधर साइड वाले कंटेनर में भी इसमें हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। और जो साइड में यहाँ पे जो प्रेशर एग्जर्ट करवाते हैं इस टाइम पे, इस तरफ, उसको कहते हैं हम लेटरल प्रेशर। क्या कहते हैं हम इसको? लेटरल प्रेशर। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? डन है, क्लियर है, ठीक है। चलिए, कॉन्सिक्वेंसेस से पहले इसके कुछ लॉज गिवन है आपके बुक में, जो कि सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, उसको समझा देता हूं और इजीली समझ में आ जाएंगे, है ना। तो यहां पे हमारे पास आ जाता है लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, तो इसमें कहा जाता है प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड एट अ गिवन डेप्थ इंक्रीज विद द इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। आपको मैंने पहले बता दिया, अगर मैंने डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले बता दिया, लॉ के अंदर डाल रखें और कुछ नहीं। दूसरा कहता है प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस अबाउट अ गिवन पॉइंट विद इन द लिक्विड। अगर आपने एक लिक्विड लिया, कोई सा एक पॉइंट कंसिडर किया, तो वो हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाता है, इक्वल प्रेशर एग्जिट करता है, खत्म बात। नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड में कहता है प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेस गिवन एट डेप्थ इन अ स्टेशनरी लिक्विड। अगर आपके पास एक स्टेशनरी लिक्विड है, स्टेशनरी लिक्विड मतलब रेस्ट पे है, स्टैटिक है, तो अगर आपने वहां पे एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट कोई सा भी कंसीडर किया, मान लीजिए यहाँ लिया, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो सेम लाइन में लेंगे, नीचे ऊपर नहीं लेंगे। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक की हाइट की बात किया तो h हाइट है, तो यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, h रो जी। यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, h रो जी। रो और जी तो चेंज वैसे नहीं हो रहा, हाइट आपने चेंज करना है। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, h रो जी। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, h रो जी। समझ में आ रही है ना बात। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, h रो जी। यहाँ प्रेशर कितना होगा, h रो जी। मतलब हर एक पॉइंट पे आपको जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो सेम मिलेगा, अगर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो लिया है किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे। समझ में आ गई ना बात। तो प्रेशर हॉरिजॉन्टल लाइन में हमेशा सेम होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रेशर एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो फ्री सरफेस तो अपना ये वाला था, है ना, फ्री सरफेस। इस फ्री सरफेस से जैसे जैसे आप डेप्थ इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। कहता है ये लिक्विड 6 टू इट्स ऑन लेवल। 6 टू इट्स ऑन लेवल का मतलब ये है कि अपना खुद का शेप जो है वो लेना चाहता है। जिस भी आप कंटेनर में डालेंगे उसकी हाइट हो जाएगी, और ये हाइट पे डिपेंड करता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। किसी भी कंटेनर में रख दिए, किसी भी शेप का कंटेनर में रख दीजिए, चाहे मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है जो कि बहुत ज्यादा लंबा है, जितना ज्यादा हाइट होगा नीचे के डायरेक्शन उतना ज्यादा उसका प्रेशर लगेगा। फिर चाहे बड़ा सा समुद्र ले लीजिए, अगर उतना ही हाइट पे देखेंगे तो उतना ही प्रेशर लगेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेशर का ये पैराडॉक्स कहा जाता है, शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। आपके पास एक ये वाला शेप का कंटेनर है और आपके पास एक ये वाला शेप का कंटेनर है ना। और ये ऐसा नहीं है कि ये इसको मैंने पतला ले लिया, मान लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, शेप आप कैसे भी ले सकते हैं। अगर इसमें एच हाइट तक है आपके पास, इसमें मान लीजिए आपको लग रहा होगा ज़्यादा लिक्विड है और इसमें भी यहीं तक लिक्विड है, दोनों में इस वाले पॉइंट पे प्रेशर सेम लगेगा। मतलब इसमें शेप मैटर नहीं करता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए, ये हो गया आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको मैंने डिस्कस करवाए थे, लेकिन आप लोगों को एक रिवाइज हो गया दोबारा से। आगे कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है, क्या इसका इफेक्ट कहीं पड़ता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। पहला कहता था वॉल ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। आप लोगों ने अगर डैम के बारे में सुना, जिसको बांध कहते हैं ना, नदी के ऊपर बना दिया जाता है बहुत ही ऊंचे लंबे चौड़े, तो उसका जो बेस बनाया जाता है, बेस डैम का जो बेस बनाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, सीमेंटेड होता है, हद से ज़्यादा थिक होता है। रीज़न इसका सिंपल है, क्योंकि उनको पता है भैया जो अपने पास लिक्विड है, जो पानी है, वो बॉटम में क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। दूसरा
वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड द हायर प्लेस इन अ बिल्डिंग और किसी भी हाउस में, चाहे आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, चाहे कहीं पे भी है, हमारा जो टंकी होता है, टैंक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, सबसे टॉप फ्लोर पे रखा जाता है, टेरेस पे रखा जाता है, कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रखा जाता है। इसका सिंपल सा रीज़न है, जितना ज़्यादा हाइट बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर से आपके पास पानी आएगा और टैप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर से। अब एक सिंपल सी बात बताइए, जब हम मोटर चलाते हैं तब आपके पास प्रेशर से पानी आता हुआ दिखता है, लेकिन हमने टंकी को सिर्फ ऊपर रख दिया, फिर भी आपके टैप पे हम देखेंगे तो प्रेशर से आएगा पानी। क्यों भैया? सब खेल है हाइट का। हाइट बढ़ा दिया आपने, एक तरीके से डेप्थ बढ़ा दिया नीचे ऊपर के अकॉर्डिंग, वाटर सरफेस के लेवल से आपने नीचे की तरफ डेप्थ क्या कर दिया? बहुत ही ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से प्रेशर से आपके घर में पानी आ रहा है। समझ में आ गया ना? प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्स सूट। तो जनरली हम देखते हैं कि यार वाटर के सरफेस पे वही तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए 100 मीटर नीचे चले जाइए, आपको इतनी ज़्यादा परेशानी है, मैं कुछ नहीं कर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाइए, बिंदास रहिए, है ना, फिर भी आप वहाँ को आपको तैरने में प्रॉब्लम होगी। 200 मीटर जाइए, 300, 400, 500 के आसपास जाइएगा तो यूँ लगेगा बॉडी गई। दैट्स द रीज़न कि जो डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सूट पहन के जाते हैं। डाइवर्स क्या करते हैं? सूट पहन के जाते हैं। डाइवर्स का स्पेशलाइज सूट होता है जो क्या करते हैं? उसके प्रेशर को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करते हैं, मतलब प्रेशर अपने बॉडी पे कम लगने देते हैं, नहीं तो सारे वेन्स, आर्टरीज वर्टरीज, जितने भी कैपिलरीज होते हैं बॉडी में, सारे फट जाएंगे और ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा। आपके नोज से जो ब्लड होंगे वो आने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचने के लिए डाइवर्स को सूट दिया जाता है, और यही रीज़न है तब जाकर वो नीचे जाकर रिसर्च वगैरह करते हैं। वैसे अभी इंडिया में टेस्टिंग चल रही है, लगभग 40,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करके एक मरीन बना रहे हैं, जो कि अंदर तक जाके, मतलब 6 किलोमीटर के आसपास नीचे जाकर रिसर्च करेंगे समुद्र में कि वहाँ पे क्या है। तो एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ था ये। तो फिलहाल हमारे पास जो मेन जो चीज़ है आपके पास वो यही चीज़ है कि हमने अभी कुछ ज़्यादा तो टॉपिक कवर नहीं किए हैं, लेकिन टाइम मैंने ज़्यादा ही ले लिया लगभग, बट ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें समझ में ज़रूर आ गए होंगे, है ना। तो चलिए, अभी इसमें हमने न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करे, अगर हम करते हैं तो लगभग 20 मिनट्स के आसपास और लग जाएंगे, बट ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स को मैं स्पेशलाइज करके अगली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो बिंदास रहिए, टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को जो काम रहता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक नई स्टूडेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।